नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का शिखर कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग जो कि आने वाले कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिनमें से यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर है, उसका जो पेपर है आपका ये 18/6/2018 में शिफ्ट 2 में हुआ था। हिंदी पेपर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप लोग बने रहिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं पेपर को भैया। तो देखिए भैया, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। ये 4 वाक्य दिए होते हैं, यानी कि वर्तनी शुद्धिकरण आपसे पूछा जाता है। वर्तनी शुद्धिकरण 2 तरीके से पूछा जाता है, एक तो शब्द शुद्धिकरण, दूसरा वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धि में भी शब्द अशुद्ध दिए जाते हैं। कई बार वाक्य शुद्धिकरण में पद का जो है समन्वय नहीं बिठाया जाता है, वो भी गलत होता है। तो देखिए इसमें पहला पढ़ते हैं, जिससे पहले ही लिखा हुआ है, इसमें देखो जरा, इसमें पहला लिखा है कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। ये जो अनेकों शब्द होता है यही अशुद्ध होता है। पहले मिल गया हमको, अनेकों नहीं अनेक होता है। इसमें क्या होता है भैया, अनेक। कृष्ण जी के कितने नाम होते हैं, तो अनेक नाम होते हैं। इसमें अनेकों एकदम गलत है, यही हमको बताना था निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो यही अशुद्ध है। ये वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, बाकी सब सही है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये एकदम सब करेक्ट है। बस यही वाला आपका गड़बड़ था। अगला देखिए भैया, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या बताया गया है, देखो इसमें लिखा है सद्भावना शब्द में समास कौन सा है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तभी पता चलेगा कौन सा इसमें समास है। देखो भैया, इसका जब विग्रह करते हैं तो होता है सत्य धन भावना। ता था दाधा, तो उसी में ये भा जिसे होता है ये भा में परिवर्तित हो जाता है सत्य। तो इसमें देखेंगे सत्य मतलब क्या होता है, जैसे झूठ है, सत्य है, ये क्या होता है, ये आपका विशेषण रहता है। तो विशेषण और विशेष ये आपका जो कर्मधारय तत्पुरुष होता है, कौन सा भैया, कर्मधारय। जैसे नीलकमल होता है, सद्भावना होता है, सब किसमें आता है, कर्मधारय तत्पुरुष के अंतर्गत होता है। अगला है तीसरा, मुदित मनोहर मानस देखा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। और इसमें देखेंगे भैया तो माँ की जो है आवृत्ति कई बार हुई है, और इसमें पहला ही आपका इधर लिखा है कौन सा, अनुप्रास बी वाला है। जैसे मुदित मनोहर मंदिर आए, ये भी होता है, चार चंद की चंचल किरणें, ठीक, शेष गणेश महेश सुरेशो, तो ये अनुप्रास अलंकार होता है। और इसके भी कई सारे भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताना है कि मुदित मनोहर मानस देखा में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया, नेक्स्ट है, अगला है वीर रस का स्थायी भाव। सब लोग जानते होंगे, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है कि जैसे वीर रस, रस जानते होंगे 9 है, लेकिन जैसे कोई मतलब व्यक्ति है पर्टिकुलर, ये व्याकरणविद है, इनके आधार पर कितने हैं, तो उनके आधार पर ये रसों के नाम बदल जाया करते हैं, रसों की संख्या बदल जाया करती है। लेकिन आपकी हिंदी व्याकरण में 9 रस होते हैं, उनके 9 स्थायी भाव होते हैं, 33 संचारी भाव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे रति होता है, आपको बताएं तो जो रति है, रति स्थायी भाव किसका होता है, तो ये होता है आपका जो पहला होता है कौन सा, श्रृंगार रस। कौन सा है भैया, ये श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। वर्तनी शुद्धिकरण में श्रृंगार भी पूछा जाता है कई बार कि श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, तो इस तरीके से। अगला है कर शोक, इसमें कर गलत लिखा हुआ है और सिर्फ शोक होता है। शोक करुण रस का होता है, किसका होता है भैया, ये वाला करुण रस होता है। फिर उसके बाद जानते हैं वीर, ये उत्साह वीर रस का होता है, यही तो नहीं पूछ रहा, हाँ वीर रस का पूछ रहा है। वीर रस का आपका स्थायी भाव उत्साह होता है। क्रोध आपका रौद्र रस एक होता है, रौद्र। रौद्र मतलब वैसे भी गुस्सा होती है ना। तो इसमें लिखा है कि वीरता, यानी कि जिस वक्तव्य को पढ़कर, देखकर, सुनकर आपके मन में वीर रूपी स्थायी भाव इकट्ठा हो जाए, उत्साह रूपी स्थायी भाव इकट्ठा हो जाए, एकत्रित हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं वीर रस। अगला देखिएगा, अगला इसमें एक लिखा है दामिनी दमक रह घन रह ना घन माही और खलके प्रीत जथा थिर नाही। इसमें क्या पूछा है, अच्छा इसमें पूछ रहा है कि कौन सा दोहा है, छंद है, क्या कहानी है। तो इसमें भैया आपको गिनना पड़ेगा मात्राएं। मात्राएं देखेंगे, छंद के बारे में थोड़ी सी बात करें तो छंदों का यदि भेद आपसे पूछा जाए तो 2 होते हैं, एक मात्रिक होता है, दूसरा होता है वर्णिक। एक मुक्तक छंद भी है, निराला जी के अनुसार मुक्तक छंद, जिसमें जूही की कली एक रचना है, उसमें उन्होंने मुक्तक छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा छंद है, तो जिससे सवैया होता है, चौपाई है, दोहा है और सोरठा है। तो इसमें भैया मात्रा निकालेंगे तभी पता चलेगा। देखो चौपाई जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें छोटी की मात्रा होगी, ठीक है, ये मात्रा इसमें छोटी की रहेगी, तब होगा दामिनी दमक रह ना घन माही खलके प्रीत जथा थिर नाही। मात्रा देखेंगे तो इसमें 2 हो जाएंगे, 1 1 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब भैया देखो इसमें 2 2 4 4 3 7 7 2 9 और 9 और 13 कितने हो गए, 9 13 12 12 4 16, यानी कि पहली वाली पंक्ति में 16 आ गई। अब आप जानते हैं दूसरे में गिनने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ये दूसरी में 16 होंगी तो इसमें भी 16 ही है।
तो ये कौन सी है भैया? 16 चौपाई। चौपाई आपने देखा होगा, जो सममात्रिक छंद होता है उसमें आपका चौपाई होता है, रोला होता है, गीतिका होता है, हर गीतिका होता है, तोमर होता है, वीर होता है, आला होता है। तो ये एक सममात्रिक छंद है। कैसा भैया? सममात्रिक छंद है। लेकिन मात्रा निकालने में आपको ध्यान ये रखना है कि ये लिखा कैसा है। यदि वो वर्तनी उसकी शुद्धि होगा, शुद्ध होगा, तभी आप मात्रा आसानी से निकाल पाएंगे। अन्यथा इसमें 17 मात्राएं आप लिख दें, क्योंकि यहाँ पर ना में बड़ी ई की मात्रा है। जब भी दीर्घ का उच्चारण होगा वहां पर 2 मात्राएं रहती है, ऐसे जैसा प्रतीक आप बनाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो क्रिया के प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तावाच्य में कर्ता के आधार पर क्रिया होती है, कर्म में कर्म के आधार पर होती है, कर्म को प्रधानता दी जाती है, तथा जब कर्ता और कर्म दोनों की अप्रधानता को दर्शाकर क्रिया को संपन्न किया जाता है वहां पर भाववाच्य होता है। जैसे लिखिएगा, अब चला जाए, तो ये कर्तावाचक हो जाता है। फिर है रवि आम चूसता है, तो ये कर्तावाचक होगा। मोहिनी पत्र लिखती है, तो मोहिनी पत्र लिखती, कौन लिखता है? तो मोहिनी है, लिखती है, तो क्या हो जाएगा? ये भी कर्तावाच्य हो जाएगा। अगला है शीला से खाया नहीं जाता। अब शीला ये बता रही है कि अब भैया पेट भर गया और मुझसे खाया नहीं जाता, तो ये क्या हो जाएगा आपका? शीला से खाया नहीं जाता, यही आपका हो जाएगा भाववाच्य। अगला देखो भैया, अगला क्वेश्चन है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये विराम चिन्ह आते हैं आप में। देखो भैया, विराम चिन्ह का मतलब होता है, विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना। विराम चिन्हों के कई बार पूछ लिया जाता है कि मतलब कौन, एक चिन्ह बना दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें विराम चिन्ह है। वही सेम यहाँ पर है, 2 विराम चिन्ह यहाँ पर देखो लगे हुए हैं, एक इधर लगा है और एक यहाँ पर लगा है। इसको आपका अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? अवतरण, और यह यहाँ पर लिखा हुआ है उद्धरण या उदाहरण चिन्ह इसको बोलते हैं। इसी चिन्ह को एक पुनरुक्ति भी बोलते हैं। इसके कई सारे नाम है, 4 नाम होते हैं। लेकिन ये जो अवतरण या उद्धरण चिन्ह होता है, जब हम किसी बात को कहें और उसमें अपनी भी बात जोड़ देते हैं, तो ये सिंगल इन्वर्टेड कामा में ऐसे लिखी जाती है। किसी भी बात को हूबहू वैसे ही जैसा कभी कहा गया है वैसे ही यहाँ पर लिखा जाएगा, तो उसको अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहेंगे, और डबल इन्वर्टेड कामा में इस तरीके से लिखी जाती है। यही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या है भैया? अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह है। पूर्ण विराम चिन्ह आप जानते होंगे, एक ऐसे लिखा रहता है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह एक सिंगल होता है, एक डबल इन्वर्टेड कामा में रहता है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अल्प विराम तो आप जानते होंगे, अल्प विराम क्या होता है? जिसे जो ये होता है अल्प विराम या लघु विराम, जिसको प्रश्नवाचक चिन्ह तो सब लोग जानते ही। तो ये आपके विराम चिन्ह से भी एक क्वेश्चन आया है। अगला देखिएगा, आपको ये सिर्फ सॉल्व कराने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप इधर उधर ना भटकें, जो पूछा जाता है वही कंटेंट आपको पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको योग्य या अयोग्य यहाँ से बताना है, सिर्फ मकसद इतना है कि आप ये समझ जाइए कि क्वेश्चन में ये चीजें आती हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। अब देखो, अव्यय पूछा जाता है। अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द, जिनका लिंग, वचन और कारक परिवर्तित ना हो, वो क्या होते हैं? अव्यय। अब इसमें देखेंगे भैया, अब जैसे वह है, ये संज्ञा है, यह सर्वनाम है, तो ये वह है सर्वनाम। यहाँ पर राम भी होता है, राम काम नहीं करता, तो संज्ञा होती। वह क्या है? सर्वनाम। तो इसका थोड़ा सा देखेंगे, ये है सर्वनाम। काम छोड़ देंगे, फिर नहीं नकारात्मक शब्द होता है, करता करती एक क्रिया हो जाएगा, तो जो बचेगा ये क्या है? अव्यय है। अब हमने लिख दिया कि वह काम नहीं करता। अब हम लिख देंगे कि राधा काम नहीं करती, राधा काम नहीं करती। तो ये बताओ, काम में कोई परिवर्तन हुआ? काम में क्या लिंग, वचन कुछ परिवर्तित हुआ? नहीं। तो इस कारण ये क्या हो जाएगा? अव्यय। जिन वाक्यों में लिंग, वचन और कारक परिवर्तित नहीं होगा वो क्या होता है? अव्यय। और जिनका परिवर्तित हो जाता है वो विकारी होते हैं। अगला देखो भैया, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा? बहुत इजी है। देखो वर्णमाला कैसे पूछ रहा है, वर्णमाला आपसे री नहीं पूछा है, री की मात्रा वाले शब्द आपको बताने हैं यहाँ पर। तो भैया देखो, री की मात्रा कहां पर है? अब क्रिया में क्या है? आधा का है और रा पूरा है इसमें, और छोटी की मात्रा रा में है, आपको का में दिख रही होगी। रिप में तो आप जानते हो रा ही है, खुला है। और वर्षा में भी क्या है? इसमें रा आधा है। जब रा आधा होता है तो अपने अगले आने वाली वर्ण की अंतिम मात्रा पे लग जाता है, ये लगा है। ये जो वृष्टि देख रहे हो, वृष्टि में जो री है, वृष्टि इसको पढ़ा जाएगा, और यही क्या है? री की मात्रा वाला एक शब्द हो जाएगा आपका। अगला देखो भाई,
सा का उच्चारण क्या है? देखो वर्णमाला से दूसरा क्वेश्चन देखना है कि सा का उच्चारण क्या है। तो सा का उच्चारण का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा सा 3 ही होते हैं। आपके जो हिंदी व्याकरण उसमें 3 प्रकार के सा आपने पढ़े होंगे। एक तो भैया आपने पढ़ा होगा, एक तो आपने पढ़ा है ये वाला सा, देखो एक तो ये वाला सा पढ़ा होगा, दूसरा ये वाला शा पढ़ा होगा, तीसरा ये सा पढ़ा होगा। ये है शा सा शा। अब देखो भैया 3 सा है, इसको बोलते हैं तालव्य वाला शा। क्या बोलते हैं? तालव्य वाला। ये वाला मूर्धन्य शा होता है, ये वाला आपका दंत शा होता है। ठीक है, तो ये सा आपके हैं 3 सा, तालव्य, मूर्धन्य और दंत। और इसमें ये वाला सा है और इसमें तालु कहाँ लिखा है? ये वाला तालु लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? तालव्य शा। अगला देखिए भैया, अगला है कौन से शब्द में, देखना है भैया वर्णमाला से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? अब रा नहीं है। अब देखो भैया इसमें मात्र ता में रा लगा है, ता आधा है, रा पूरा है। क्रम में का आधा है, रा पूरा है। कहने का मतलब है जो वर्ण नीचे लगा होता है वो हमेशा पूरा होता है, जिसके होता है वो आधा होता है। मूर्धा में भी रा है, तभी अपने आगे वाली उसके मात्रा पे चला गया। इसमें मात्री ऋषि वाला री है, इसमें कौन सा स्वर है भैया? तो ऋषि वाला री, यही आपसे पूछ रहा था। अगला देखिए भैया, संज्ञा आपने पढ़ा, देखो संज्ञा में भी शब्द से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना है इसमें। तो संज्ञा आ गया, पूछ रहा है कि संज्ञा का भेद नहीं है। तो संज्ञा आप जानते हो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है व्यक्तिवाचक, फिर होता है जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये 5 भेद होते हैं संज्ञा के, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य और समूह। तो इसमें कौन सा भैया ऐसा है जो इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो क्या आपने निजवाचक हमने यहाँ पर लिखा है? नहीं लिखा है। तो अर्थात ये क्या हो जाएगी? निजवाचक क्या है? एक सर्वनाम होता है। निजवाचक एक संज्ञा नहीं है। क्या है? तो वो एक सर्वनाम है। अगला देखो भैया 13 नंबर। 13 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब देखो भैया वचन होता है कि होती है? बताओ भाई, वचन दिया जाता है कि दिया जाती है? वचन होता है, प्यास होती है, हानि होती है, बचत होती है। तो वचन क्या है? वचन होता है। यही पूछा था कि पुल्लिंग। हाँ, कौन सा पुल्लिंग है? अगला देखो भाई, अगला देखना है क्या लिखा हुआ है? सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हाँ देखो, ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो यहां पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? जैसे देखो घर, तो घर का घरों हो जाता है। अगर देखो दर्शन, प्रत्येक और मुनि, तो आपका जो ये वाला है, ये है दर्शन है, अक्षत है, हस्ताक्षर है, समाचार है, रोए है। ये सब किसमें प्रयुक्त होते हैं? हमेशा सदैव बहुवचन में। दर्शन, प्रत्येक है, जनता है, भीड़ है, पुलिस है, सेना है, सेना, पुलिस, सेना, हर एक, प्रत्येक, ये सब एक वचन होते हैं। ध्यान रखना भैया, ठीक है। अगला देखो, आगे बढ़ो। अगला है हरिमोहन। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। कोई हरिमोहन है और अपनी बहन को पुस्तक देता है। कारक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हरिमोहन जब पुस्तक देगा तो पुस्तक लेगा भी, ठीक है भैया। तो आपने पढ़ा होगा कि कर्ता कारक होता है, एक कर्म कारक होता है, संप्रदान, अपादान, कारण, ये सब होता है। तो कर्म में को आता है और एक संप्रदान में को आता है। को के लिए, संप्रदान को के लिए। संप्रदान क्या होता है? राजा याचक को मान लो कुछ भिक्षा देता है। राजा याचक, याचक मतलब होता है चाहने वाला है। तो कंबल दे दिया, मान लो कंबल दे दिया, जाड़ा लग रहा था तो राजा ने याचक को क्या दिया? कंबल दिया। कंबल दिया तो राजा वापस थोड़ी ना मांगेगा कि भैया अब ठंडक निकल गई, कंबल वापस दे, तो ऐसा नहीं होगा। तो जब कोई चीज पुनः वापस नहीं ली जाएगी, उपहार में दिया जाए, देखो भैया उपहार दिया जाए, दान दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए, गिफ्ट दिया जाए, ये सब सारा किसमें आता है? संप्रदान कारक में। जो चीज आपको दी जाए और पुनः ली जाए और उसमें कर्म भी हो, क्योंकि मोहन, हरिमोहन अपनी बहन को, किसको? अपनी बहन को पुस्तक देता। देखो अंडरलाइन भी किया है इसने, तो कर्म से किया है, अंडरलाइन भी है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा कर्म कारक। यहां पर कौन सा कारक है भैया? कर्म कारक। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन है 16।
क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। पूछ रहा है क्या आप घर भी जाएंगे, तो जो आप है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया। कितने मस्त मस्त क्वेश्चन है। ये सर्वनाम से है। किससे है भैया ये क्वेश्चन? ये आपका क्वेश्चन है सर्वनाम से। देखो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, प्रकार होते हैं 11। अब सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उसमें पहले होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है भैया? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के होते हैं 3। कौन कौन सा? एक होता है प्रथम, या मान लो इसको उत्तम लिखते हैं, उत्तम होता है उत्तम। एक होता है मध्यम, एक होता है अन्य पुरुष, प्रथम द्वितीय तृतीय भी बोलते हैं। तो ये जो होता है मैं, हम, तुम, आप, ये सब किसमें है? मध्य पुरुष में। किसमें है? मध्य। कुल मिला के सर्वनाम ही है। मध्यम पुरुष तो है ही, लेकिन है क्या? एक सर्वनाम है। समझ गए भैया? तो आप क्या है? एक सर्वनाम है। अगला देखो, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो ये जो धार्मिक है वो क्या है? संज्ञा है। अच्छा बताओ, संज्ञा हो सकता है क्या? धर्म और धार्मिक संज्ञा हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। क्रिया है क्या? क्रिया भी नहीं है। सर्वनाम भी नहीं होगा। सर्वनाम तो आपने पढ़ा है कौन कौन से होते हैं। तो जैसे पुरुषवाचक होता है, निजवाचक होता है, निश्चय होता है, अनिश्चय होता है, संबंध होता है, प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? विशेषण। धार्मिक क्या है? एक विशेषण है। वैसे भी आपको पहचानना हो, विशेषण पहचानना है, तो उसके पूर्व या आगे पीछे देखिएगा विशेष लगा है, तो यहाँ पर व्यक्ति विशेष लगा है। यानी कि यदि विशेषण और विशेष आपको पहचानना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप देखें कि विशेषण के आगे या पीछे विशेष से, विशेष से मतलब संज्ञा या सर्वनाम है। यदि वहां पर कोई संज्ञा या सर्वनाम है तो जिसके वो आगे पीछे है वह विशेषण होता है, और जो होता है वह विशेष होता है। ठीक है भैया? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव का मतलब होता है वे शब्द जो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के परिणाम स्वरूप अब खड़ी बोली हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें देखो, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो मोर का मयूर होता है, पक्ष का पक्ष होता है, और मानसिक का मनहसिक होता है, और ये आपका कपूर का होता है कर्पूर। इसका क्या होता है? कर्पूर। ये जो कपूर है इसका ऐसे लिख देते हैं इसको। ये तत्सम होता है, ये तद्भव। यही पूछ रहा था निम्न से कौन सा तद्भव है, यही होगा। अगला है सब कुछ जानने वाला। अब देखो, जानने वाले में भी बहुत सारी चीजें क्वालिटी हैं। अत्यज्ञ। अत्यज्ञ मतलब जो अति जानता हो। अति जानने वाले को क्या बोलेंगे? अत्यज्ञ। जो बहुत जानता हो वो बहुज्ञ हो जाएगा। ऐसा कोई है जो बहुत जाना है, बड़ा बहुत जानने वाला है, बहुत जानना है। अज्ञ मतलब होता है ना जानने वाला। और जो होता है क्या आपका है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब होता है सब कुछ। बस यही लिखा है कि सब कुछ जानने वाला कौन है? तो सर्वज्ञ जो है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है? सर्वज्ञ। उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? तो उत्थान का क्या हो जाएगा बताओ भाई? इस फैक्ट्री का अब उत्थान हो रहा है। और जैसे मान लो पढ़े होंगे इतिहास में कि मुगल साम्राज्य का उत्थान हो रहा था, फिर जैसे औरंगजेब मरता है तो मुगल साम्राज्य का पतन होता है। तो उत्थान का क्या होता है? पतन। देखो है ऑप्शन में, हाँ ये है कहीं पतन है, तो ये वाला पतन क्या हो जाएगा? अर्ध का ऊर्ध्व होता है, उड़ान का निउड़ान होता है। ठीक है, अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 है देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो भैया, देवता शब्द का क्या होता है और क्या नहीं होता। सुर, देव, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। सुर और देव तो होते ही है। अगला देखो, सुधाकर। सुधाकर, तो सुधाकर मतलब होता है किसका? चंद्रमा का। और अमर मतलब होता है देवता। अजर, अमर, अविनाशी, सुर, देव, ये सब किसके होते हैं? देवता के। अगला देखिएगा भैया, अगला है सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। अब इसमें देखो भैया, समरूपी भिन्नार्थक शब्द आया है इसमें। इसमें क्या है कि शब्द दिया है और उसका अर्थ देखना है कि कौन सा भिन्न है कौन सा नहीं। देखो अनिल और अनल दिया है, और ये यही पूछे जाते हैं ज्यादातर। देखो भैया इधर देखो जरा, तो अनिल जो है, अनिल, अनिल का क्या होगा? और अनल का। तो अनिल मतलब होता है वायु या हवा, अनल मतलब होता है आग। बिल्कुल ठीक लिखा है। अली मतलब होता है भौरा, अली मतलब होता है सके, एकदम सही है। आदि मतलब होता है आरंभ, और आदि मतलब होता है अभ्यस्त। अभ्यस्त का मतलब क्या बोलते हैं कि आदि है किसी चीज का, मतलब वो चीज नहीं मिली, पता चला नशे का आदि है, ऐसा कुछ। एक होता है जलज, जल से उत्पन्न होने वाला, ये कमल होता है। फिर होता है जलद,
जलद, जल को देने वाला, तो जल को कौन देता है भाई? समुद्र तो देता नहीं, ये तो जलधि होता है। क्या होता है? जलधि। समुद्र क्या होता है भैया? जलधि। जलधि, धी मतलब होता है संचय करने वाला। जल को जो संचित करेगा वो क्या होता है? जलधि होता है। लेकिन जल को जो देता है वो क्या होता है? बादल। तो बस यहीं पे गड़बड़ हुआ है इसमें, ठीक है। अगला देखिएगा, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्र जो होता है, चिट्ठी या पत्र, आप जानते होंगे। तो इसमें देखो आप आसानी से बता सकते हैं कि पत्र का क्या होता है? पत्ता, पंख होता है। चिट्ठी होता है क्या? लेख तो कभी नहीं आपने पढ़ा होगा। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, सदैव शब्द में संधि है, सत प्लस एव होता है। कौन सा है? सत प्लस एव, ताकि बाद में ए आई आएगा। वैसे भी देखेंगे यहाँ पर वृद्धि जो आपका संधि है, ए आई ओ आएगा, तो किसमें होगा? ये वृद्धि संधि का उदाहरण होता है, ठीक है भैया। अगला देखो, इसमें ये वाला वृद्धि संधि होता है। अगला है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रतिधन एक होता है, तो ये वाला हो जाएगा आपका। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। अगला देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला है, वैज्ञानिक में प्रत्यय है तो इक प्रत्यय होगा। एक ध्यान रखना, इसमें ईक नहीं है, इक है। छोटी ई की मात्रा है, ईक तो है नहीं, तो इक हो जाएगा। अगला देखो भाई, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए होता है। क्या होता है? कोसों दूर होना, ये भी नहीं होगा। गुदड़ी का लाल होना, ये भी नहीं होगा। गुदड़ी का लाल का होने का मतलब होता है गरीब व्यक्ति के वहां कोई अच्छा मतलब गुणवान व्यक्ति होना। अब तब ये भी नहीं होता। ईद का चांद बोलते ना, जैसे अभी आप किसी को मिलो और बहुत दिन के बाद मिले तो आप क्या कहते हो? यही कहते हो कि अरे भैया आप तो बिल्कुल ईद चांद हो गए हो, ठीक है। तो ये वाली बात है। अगला लिखो, अगला देखो भैया, अगला है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसके लिए एक शब्द आता है त्रिशंक। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखा जाता है, तो उसमें पूछा जाता है त्रिशंक किसके लिए प्रयोग होता है? तो इन्हीं के लिए, जो ना घर का है ना घाट का, जिसका कहीं ठौर ठिकाना ना हो, जहां अपना लाभ देखा वहीं पर खड़े हैं। अब एक दिन क्या होता है, सबको पता चल जाता है कि ये अपने लाभ से हैं, तो फिर दोबारा जब दरवाजे पाएंगे तो आदमी क्या कहेगा कि भैया आप अब दूसरा घर देख लो, ठीक है। तो धोबी का कुत्ता ना घर का रहता है ना घाट का। अगला देखो भाई, तो इसमें क्या है कि एक इधर गद्यांश दिया है और इधर आपको दिया गया है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो गद्यांश से आपको उन क्वेश्चन को ढूंढना है। तो हमको ये विधि होती है कि पहले हमको क्वेश्चन देखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है। कोई बच्चा है वो कमीज हिलाएगा तो वो क्या व्यक्त करता है? एक तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? कोई रेल ड्राइवर है उसको गुस्सा क्यों आई? एक ये क्वेश्चन है। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति कैसा प्रति आया होगा? कैसा भाव मतलब आया उसके प्रति? अगला देखो, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे की किस गुण को प्रकट करता है? लोगों की जान बचाने का जो कार्य होगा वो बच्चे के किस गुण को प्रकट करेगा? ये भी अलग बात है। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? कोई बच्चा होगा उसने घड़ी क्यों देखी? फिर क्या है? अगली रचनाएं हैं। तो यानी कि पद्य से 3-4 क्वेश्चन हैं, आप फटाफट देख लेते हैं। देखो भैया, बच्चे का कमीज हिलाना, ठीक। अब यहाँ से देखो पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम सीधे पढ़ेंगे गद्यांश। ये करने का तरीका है, पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन का अर्थ अपने अंदर कंठस्थ रखना है, क्लियर रखना है कि क्या उसमें पूछा गया था। देखो, सर्दियों के दिन थे, ऐसा करा कि जाड़े की बात है, और एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था, ठीक है। रास्ते में एक स्टेशन था, एक स्टेशन पड़ गया और रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर पड़ गई। किस पे भैया पड़ गई? पटरी पर पड़ी। वह उखड़ी हुई थी। अब पटरी क्या थी भैया? टूटी हुई थी। ये बात ध्यान देने वाली है। बालक ने घड़ी देखी, घड़ी देखी और आने वाली गाड़ी थी। अब भैया घड़ी क्यों देखी? क्योंकि गाड़ी थी आने वाली। अब ये क्वेश्चन भी था कि घड़ी क्यों देखी? तो आने वाली गाड़ी के लिए। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम होगा। अभी वह इससे आगे सोच भी नहीं पाया था कि गाड़ी सीटी सुनाई पड़ी, गाड़ी आ गई। बस फिर क्या था? बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना था। जान बचाकर लक्ष्य के पास हो गया। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर और कमीज हिलाने लगा। यानी कि ट्रेन का रोकने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए उसने कमीज हिलाई, ठीक है। ड्राइवर की नजर में उस बालक पर पड़ गई और ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? गाड़ी रोकी क्यों? मतलब गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। अब सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, फटाफट हो जाएगा। देखो भैया, बच्चे की कमीज हिलाना क्या व्यक्त करता है? बेवकूफी, असावधानी, शरारत। ये तीनों तो हो ही नहीं सकता।
बस उसकी सूझबूझ है। अरे वो अच्छा व्यक्ति था, उसने कहा कि चलो रोक ले, नहीं तो पता चलेगा सब, एक्सीडेंट हो जाता है ना। अगला देखिएगा, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। अब कि उसने गाड़ी रोकी थी, ये बात थी, तो क्या है क्रोध क्यों आया, गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती है। अरे ड्राइवर क्यों खतरे में होगा, नौकरी की चिंता कोई मतलब ही नहीं है, गाड़ी लेट हो रही थी तो वो तो समय से ही चल रही थी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था। क्या था, बच्चे की जिंदगी, कोई बच्चा खड़ा है तो उसको कैसे वो नहीं रोकेगा, ठीक है, ये वाली बात है। अगला देखिएगा भैया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर है 31, क्या है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति कैसा भाव आया। क्रोध आया होगा, दुख का भाव आया होगा, निंदा का भाव, शाबाशी देने का। उसने सोचा होगा, पहले तो क्रोध आया होगा कि यार ट्रेन रोक दी इसने, फिर जब उसने टूटी पटरी देखी, जब उसने पटरी टूटी देखी होगी तब उसके मन में भाव कैसा आया होगा कि बच्चे को शाबाशी देने का, ठीक है, और उससे पहले तो गुस्सा रहा ही होगा। अगला देखो भैया, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को दर्शाता है, तो उसका कोई त्याग था, इसका कोई धैर्य था, उसका कोई परहित था, तो बच्चे में क्या था, उत्साह को दर्शाएगा, बच्चे को उत्साह को दर्शाएगा, ये इसमें ही सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्या है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी, रेल आने का समय हो रहा था, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना था, रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था, उसे घड़ी अच्छी लगती थी, अरे घड़ी अच्छी नहीं, ट्रेन आने का समय हो रहा था, ये वाली बात, दूसरा वाला एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा भैया, गोदान किसकी रचना, गोदान गबन मुंशी प्रेमचंद की, गोदान गबन रंगभूमि कर्मभूमि ये सब किसके हैं, इन्हीं के हैं। अगला देखिएगा, महादेवी वर्मा की ज्ञान, देखो दूसरा क्वेश्चन है साहित्य, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था यामा के लिए, कौन सी रचना है भैया, यामा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये, यामा के लिए मिला था, ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला देखिएगा, अज्ञे जी को किस कृति का ज्ञान, अज्ञे जी आगे पूरा नाम है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनकी रचना है कितनी नावों पे कितनी बार, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ दिया गया, ठीक है। देखो ज्ञानपीठ हिंदी में कब कब किस कवि को दिया गया, किस वर्ष दिया गया, आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। तो इतने आपकी भैया पूरे क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आपको बताया गया है इसके माध्यम से आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और आगे का कंटेंट तैयार करेंगे कि हमको किस आधार पर तैयारी करनी है। कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाए कांस्टेबल का, उसको आपको सॉल्व करना है, चाहे जिस ईयर का हो, चाहे फायरमैन का हो या किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित यदि है तो उसको आपको सॉल्व करना है और आपको प्रैक्टिस से सॉल्व करना है। इसी माध्यम से और इसी को ध्यान में रखते ही अपने कंटेंट को तैयार करना है। जैसे देख रहे हो साहित्य में 4 क्वेश्चन आ गए, 40 क्वेश्चन अगर जो आपसे पूछे जा रहे, 4 पता चला साहित्य के पूछे जा रहे, वर्णमाला से 4-5 क्वेश्चन आए थे, लोकोक्ति और मुहावरे का 1 आया था, और इसमें अभी कहें विशेषण और विशेष बहुत ज़्यादा नहीं पूछा, एकदम सरल भाव में सारी चीज़ें पूछी हैं। तो बहुत ज़्यादा कठिन मत पढ़िएगा कि पता चला आप बहुत कठिन पढ़ रहे हैं, एकदम से सरल पूछा जा रहा है। रिवीजन बहुत आपके लिए आवश्यक है, जितना ज़्यादा रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतना ही आप अपने सिलेक्शन के करीब होंगे। इसी के साथ हम अपने जो है क्लास को समाप्त करेंगे।